हाय गाइस, वेलकम टू सोनू कंपटीशन क्लासेस। जैसे कि हम भारतीय संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक को देखा था, जिसमें प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व है, उसके स्रोत, उसका विकास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। देखिए गाइस, मौलिक अधिकार से संबंधित आज हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस है। देखिए गाइस, ऐसा तो है नहीं कि जो हमारे द्वारा बताए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर आए, लेकिन कई बार क्या होता है कि जिसको हम अच्छे से नहीं देख पाते वो आ जाता है और उसका हमें तुक्का मार के आना पड़ता है। तो गाइज वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप हमारी वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। देखिए गाइज, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कब जोड़े गए थे। जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं वो कब जोड़े गए थे। ये हमारे ऑप्शन, पहला है मूल संविधान में, दूसरा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तीसरा है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और चौथा है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? पहला। मूल संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। जब संविधान का निर्माण किया गया था तभी नागरिकों के 7 मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। सात अधिकार जोड़े गए थे नागरिकों के, जिसमें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है नागरिकों के। वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। ओके गाइस, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये हमारे ऑप्शन है, पहला है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, दूसरा ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 13 से लेकर 36 तक, तीसरा है संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, और चौथा है संविधान के अनुच्छेद 16 से लेकर अनुच्छेद 40 तक। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है पहला। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार जोड़े गए हैं। तो देखिए गाइस, जो अनुच्छेद 12 है, अनुच्छेद 12, इसमें क्या दिया गया है? इसमें राज्यों की परिभाषा संघ के रूप में की गई है। अनुच्छेद 13 में क्या है? इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है उसका उल्लेख अनुच्छेद 13 में किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24। फिर अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। फिर अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। फिर अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30, इसमें है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 में।
फिर है अनुच्छेद 31 जिसमें संपत्ति का अधिकार था किंतु अब नहीं है। अनुच्छेद 31 में दिया गया था संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 32 इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 में दिया गया है सैनिकों के मूल अधिकार। जो भारतीय सेना है उनके भी कुछ मूल अधिकार हैं, उनका उल्लेख अनुच्छेद 33 में किया गया है। अनुच्छेद 33 में है सैनिकों के। अनुच्छेद 34 में है मार्शल लॉ। और अनुच्छेद 35 में संसद को रखा गया है। अनुच्छेद 35 में है इन सभी अधिकारों को रक्षित करने के लिए संसद को अनुच्छेद 35 में रखा गया है। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए। इधर जो अनुच्छेद दिए गए हैं इनमें किन किन का उल्लेख किया गया है, यानी कि किन अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो पहला है अनुच्छेद 14। तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला है राज्य किसी नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थल या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। दूसरा क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या है? अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और जो भी किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। तो ये जो अनुच्छेद 14 है इसमें कौन सा अधिकार है? दूसरा। इसमें है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी नागरिक को विधि के समक्ष यानी कि कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, यानी कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है। इनके साथ कानून के द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। इसमें है तीसरा, अस्पृश्यता का अंत और किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, यानी कि पहले जो छुआछूत की प्रथा थी उसे अनुच्छेद 17 के द्वारा हटा दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 17 में इसका क्या किया गया है? विरोध किया गया है। फिर अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में है पहला क्या है? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। इन सब को लेकर राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नागरिक के साथ नहीं कर सकती। फिर देखिए गाइस, इनके अलावा 2 अनुच्छेद और आते हैं इसमें। अनुच्छेद 16 जिसमें है अवसर की समानता। जैसे कि राज्य में जो स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी पद नियुक्ति की जाती है उसमें किसी भी नागरिक को पद पर भाग लेने की अनुमति होती है। जो पद नियुक्ति की जाती है उसमें किसी भी नागरिक को, यानी कि कोई भी नागरिक उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर अनुच्छेद 18। 17 यहाँ पे हो गया था। फिर अनुच्छेद 18 इसमें है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। इसमें क्या होता है कि जैसे राज्य के द्वारा विद्या या सेना संबंधी, विद्या यानी कि शिक्षा और सेना, इन दोनों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दी जा सकती है। राज्य विद्या और सेना के अतिरिक्त किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं दे सकता। यदि नागरिक को पद या उसकी योग्यता के अनुसार विदेशी उपाधि दी जाती है तो उसके लिए उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है। विदेशी उपाधि के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना उसके लिए आवश्यक होता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना वो व्यक्ति विदेशी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता किसी भी पद या योग्यता पर।
ओके। और गाइज ये जो सभी अधिकार है ये समानता के समक्ष आते हैं, यानी कि समानता का जो हमारा पहला अधिकार है उसमें ये सारे अधिकार दिए गए हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए। ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनमें कौन कौन से अधिकार हैं? तो पहला है अनुच्छेद 21 का, ये हमारी ऑप्शन है। पहला है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है बंदीकरण से संरक्षण की स्वतंत्रता, तीसरा है शिक्षा का अधिकार, चौथा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि संरक्षण। तो अनुच्छेद 21 के में क्या दिया गया है? जो अनुच्छेद 21 का है वो शिक्षा से संबंधित है। देखिए 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था। इसे 2009 के द्वारा संसद द्वारा पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को 21 कै में इसको जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ओके। बी है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कौन सा दिया गया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि संरक्षण। गाइज इसमें ये जो अनुच्छेद 20 है इसको 3 पार्टों में बांटा गया है। ए, इसमें क्या है कि व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता। ए में है व्यक्ति को तब तक अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है जब उसने अपराध के समय किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। जब व्यक्ति अपराध करता है उस समय यदि उसने किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो तब तक व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं किया जा सकता है। बी में क्या है कि अपराधी को, जो बी है इसमें है अपराधी को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार दंडित किया जा सकता है। सी में है कि व्यक्ति जब अपराध करता है उस समय जो उसके लिए सजा निर्धारित की जाती है उससे अधिक उसे सजा नहीं दी जा सकती। जब व्यक्ति को अपराध के समय जो सजा निर्धारित की जाती है उससे अधिक सजा नहीं दी जा सकती। ये जो तीनों है ये अनुच्छेद 20 में है। फिर अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? बंदीकरण से संरक्षण से संबंधित है। यानी कि गाइस इसमें भी बंदी व्यक्ति जो होते हैं उनको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनके भी अधिकार होते हैं। इसको भी गाइस 3 पार्टों में बांटा गया है। पहला क्या है कि जो बंदी व्यक्ति होता है उससे ये कारण जानने का अधिकार होता है कि उसे बंदी क्यों बनाया जाता है। बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार होता है पहले पार्ट में। फिर दूसरा क्या है कि जो बंदी व्यक्ति होता है उसे अपनी इच्छा अनुसार कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार होता है। यानी कि जो बंदी व्यक्ति होता है उसे अपनी इच्छा से वो अपने लिए जज हायर कर सकता है। ओके। तीसरा सी, इसमें क्या है कि जो बंदी व्यक्ति होता है उसे 24 घंटे के अंदर उसे सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाना आवश्यक होता है। न्यायाधीश के समक्ष उसे पेश किया जाना अनिवार्य है। फिर अनुच्छेद 19 का है। अनुच्छेद 19 क्या में है? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए गाइस ये जो 19 क्या है इसे 6 भागों में पार्ट किया गया है। 6 भागों में है जैसे क, ख, ग इस प्रकार। तो इसमें विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है क में। फिर अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, सर्वत्र आने जाने की स्वतंत्रता, निवास स्थान की स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति भारत देश में कहीं भी जाकर निवास कर सकता है। फिर व्यापार व वृत्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति किसी भी राज्य में व्यापार अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है। इन सभी की स्वतंत्रता दी गई है। और ये जो है वो दूसरा है स्वतंत्रता से संबंधी अधिकार। ओके। जो ये दूसरा मैंने बताया है ये स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है के अंतर्गत आता है। देखते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों एवं अन्य जख्मी उद्योगों में नियोजित नहीं किया जाएगा से संबंधित है? तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा मौलिक अधिकार है जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों जैसे जोखिम स्थानों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये हमारी ऑप्शन है। पहला क्या है? अनुच्छेद 17, दूसरा अनुच्छेद 19,
तीसरा है अनुच्छेद 23 और चौथा है अनुच्छेद 24। तो इसमें गाइज हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट है, सॉरी गाइज, इसमें अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, तो अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है? बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। और कब? 10 अक्टूबर 2006 में। 10 अक्टूबर 2006 में बाल श्रम पर रोक लगाई गई अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। पहले क्या होता था कि जैसे कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक है उन्हें खानों, कारखानों या फिर अन्य जोखिम वाले कामों पे नियुक्त किया जाता था, किंतु अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम पर 10 अक्टूबर 2006 को रोक लगा दी गई। गाइस ये जो अनुच्छेद 23 है ये भी इसी के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है? बेगार प्रथा पर रोक। बेगार प्रथा पर रोक अनुच्छेद 23 में है। ओके, बेगार प्रथा यानी कि जैसे पहले जागीरदार होते थे वो व्यक्ति से काम तो करवा लेते थे किंतु उन्हें पेंशन या उसके बदले कोई बेगार या पैसा नहीं दिया जाता था, किंतु अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या है? बेगार प्रथा पर रोक लगा दी गई है। ओके गाइस, और ये जो दोनों अधिकार आते हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में आते हैं। ये जो दोनों अनुच्छेद है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला अनुच्छेद 25 से 28, दूसरा अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा है अनुच्छेद 14 से 18 और चौथा क्या है? अनुच्छेद 19 से 30। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? पहला, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। 25 से 28 में क्या है? अनुच्छेद 25 इसमें है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने या उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। फिर अनुच्छेद 26 इसमें क्या दिया गया है? धार्मिक आयोजन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक आयोजन की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, जैसे ये धार्मिक आयोजन होते हैं, जागरण वगैरह, भंडारे वगैरह लगाए जाते हैं, उनकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत दी गई है। फिर अनुच्छेद 27 अनुच्छेद 27 में दिया गया है चंदा कर मुक्ति। जो धार्मिक कार्यों के लिए चंदा लिया जाता है उस पर कर से मुक्ति दी गई है, उस पर कर नहीं लगाया जा सकता, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। जैसे कि किसी धार्मिक कार्यों में, जैसे मंदिर बनाना है या फिर मंदिर के निर्माण में या किसी जागरण, सोमावनी, भंडारे वगैरह लगाए जाते हैं, उसके लिए जो चंदा इकट्ठा किया जाता है उस पर कर नहीं लगाया जा सकता, अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। फिर है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या दिया गया है? राजकीय संस्थाओं में जो गवर्नमेंट विद्यालय होते हैं, राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर रोक। धार्मिक शिक्षाओं पर रोक अनुच्छेद 28 के अंतर्गत लगाई गई है। जो राजकीय संस्थाएं होते हैं, सरकारी जो गवर्नमेंट विद्यालय होते हैं या फिर कोई कोचिंग वगैरह होती है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ओके गाइज, यहाँ तक समझ आ गया? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए? यह है ऑप्शन। पहला क्या है? अनुच्छेद 25 से 28, दूसरा है अनुच्छेद 29 से 30, तीसरा क्या है? अनुच्छेद
19 से 22 और चौथा क्या है अनुच्छेद 23 से 24। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन है दूसरा अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं, कौन से अल्पसंख्यक वर्ग, उनको भाषा, लिपि या शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन्हें शिक्षा, लिपि या भाषा से संबंधित अधिकार दिए गए हैं। फिर अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 30 में है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन्हें शिक्षा संस्थाओं को खोलने का अधिकार है। शिक्षण संस्थाओं को खोलने या उनका संचालन करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी इच्छा अनुसार शिक्षण संस्थाएं खोल भी सकते हैं और उनका संचालन भी कर सकते हैं। ओके गाइज, ये जो दोनों अधिकार है वो सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार में आते हैं। ओके, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? क्या पूछा गया है कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत किन की रक्षा करता है? मौलिक अधिकारों की। तो ये हमारा ऑप्शन है अनुच्छेद 74, दूसरा है अनुच्छेद 61, तीसरा अनुच्छेद 54 और चौथा क्या है? अनुच्छेद 32। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 है जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और इसको रक्षित करने के लिए अनुच्छेद 32 को लिया गया है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है इन्होंने इसे क्या कहा है? संविधान की हृदय व आत्मा। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा भी कहा है। और एक गार्ड महाशय हुए हैं, एक महाशय हैं जो गार्ड जिनका नाम है, उन्होंने अनुच्छेद 32 को क्या नाम दिया गया है? जनतंत्र का पहरेदार। गाइस, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि जनतंत्र का पहरेदार किस अनुच्छेद को कहा जाता है? पहरेदार किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो वो क्या है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को जनतंत्र का पहरेदार भी कहा जाता है। तो किसने कहा है? गार्ड महाशय ने कहा है। ओके गाइज, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन 9। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? जो संपत्ति का मौलिक अधिकार है उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो ये हमारे ऑप्शन, पहला क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, दूसरा है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, तीसरा क्या है? 44वें संविधान संशोधन 1998 के द्वारा और चौथा क्या है? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो इसमें अब गाइस हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति के जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था और इसे मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार इसे घोषित किया गया। ओके गाइस, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की रीढ़ किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रीढ़ किस अनुच्छेद को कहा है? ये है हमारे ऑप्शन, पहला क्या है? अनुच्छेद 20, दूसरा है अनुच्छेद 21, तीसरा है अनुच्छेद 17 और चौथा क्या है? अनुच्छेद 15। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? इसमें हमारा राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 को डॉक्टर अंबेडकर है उन्होंने संविधान की रीढ़ कहा था। ओके गाइज, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर इससे संबंधित आपको और भी मौलिक अधिकारों से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन पूछने हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके गाइज, थैंक यू।